अभी हम लोग आधुनिक काल से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बात की थी। अब हम लोग छायावादी युग की बात करेंगे। ये भी आधुनिक काल, हिंदी के साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं नोट्स भी पढ़ाया है आपको बहुत डीपली, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, और हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ जाएं, ज़रूर देखें आप और लाभ उठाएं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद को प्रसिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया है एवं समस्त हिंदी साहित्य ने इसे स्वीकार भी किया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में इनके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शैल बाला, लच्छमा, परिश्रम, हृदयदान, मामा। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह मुकुटधर पांडे ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुई, के साथ छायावादी युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। छायावाद का काल 1918 से 1936 तक रहा। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की झरना कविता जो 1918 में प्रकाशित हुई, इस युग की शुरुआत अर्थात छायावाद युग की शुरुआत इस रचना से मानते हैं। क्योंकि इस युग में जयशंकर प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। छायावाद की पहली रचना मानी गई है तो झरना, जो 1918 में प्रकाशित हुई। आधुनिक काल की किस काव्यधारा को रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? किस काव्यधारा में? तो छायावाद में। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा को रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष तथा पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। अगला प्रश्न है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं कौन कौन सी? तो जो 1 और 2 और 3 जो आपका है, पहला जैसे है विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, और तीसरा है मूर्ति विधान। इतिहास वृत्तात्मकता जो है इसकी विशेषता नहीं है छायावाद की। आगे चलते हैं। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में शुक्ल जी ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। इतिहास वृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो वो है छायावाद की। छायावाद युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। भावानुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। अलंकारक के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्यय जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग हुआ। भाषा खड़ी बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसी लोच और सरसता लाने
उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग अर्थात छायावाद युग को जाता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है और छायावाद में वक्रता का वैभव है। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा परिसीमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसी अन्यत्र विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भावों को भी मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हैं। परंपरा से कटकर हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। तो पहला आपका आधुनिक काल का जो है वो है, आपको पता है कि भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग है, फिर छायावाद आता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रगतिवाद आता है, फिर आपका प्रयोगवाद आता है, फिर आपका और भी आगे युग ही आता है, आगे वाद है। शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया है। पहला है गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। दोनों खंडों को 2 प्रकरणों में बांटा। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित किया है। काव्य खंड में भी 2 प्रकरण हैं। पहला है पुरानी काव्य धारा, दूसरी है नई काव्य धारा। नई धारा के 3 उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कैसी है? तो खड़ी बोली है। प्रसाद जी की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। पंत जी इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। किसे? कामायनी को। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो कामायनी है। कामायनी के मुख्य पात्र इसमें कौन है? तो मनु है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग अर्थात कितने समय हैं? तो 15 सर्ग हैं। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है, बांटी गई है। ये सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। पहला सर्ग चिंता है, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा है और अंतिम सर्ग है आनंद का सर्ग। कामायनी में स्वयं कामायनी नाम भी कम प्रतीकात्मक नहीं है। कर्म सर्ग से पहले कामायनी का प्रयोग नहीं होता है। पांडुलिपि संस्करण में यज्ञ सर्ग जो बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया होगा, जैसा कि युद्ध का संघर्ष कर दिया गया। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांति प्रिय द्वितीय ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माण युग और साहित्य, धरातल जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजा वृंत और विकास, कवि और काव्य परिक्रमा, कवि चित्र और चिंतन एवं स्मृतियाँ और कृतियाँ। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है नामवर सिंह ने। ठीक है। छायावाद को उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने।
डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा है कि छायावाद एक राष्ट्रीय आंदोलन की काव्यधारा के स्वरूप है। इसे एक और पुरानी छायावाद को राष्ट्रीय जागरण जोड़ते हुए कहा, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तारण होता गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह आदि आलोचकों ने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। इसका प्रतीक है कामायनी, हृदय का। कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन अर्थात मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा जो है बुद्धि के प्रतीक हैं। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत का एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा था। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद है, छांदोग्य उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण है और श्रीमद् भागवत है। कामायनी की श्रद्धा किसकी प्रतीक है? तो आपकी हृदय की प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद की इस कृति को पहले ब्रजभाषा के बाद तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया, तो वो है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है पहले ब्रजभाषा में, फिर बाद में खड़ी बोली में क्या हुई? रूपांतरित हुई। और किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक जो 1913 में प्रकाशित हुई, पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी, परंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करण में कवि ने कुछ नई आलोचनाओं का समावेश किया है तथा आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी, बनविलन, प्रेमराज, अयोध्या का द्वार, वब्रू वाहन, कानन कुसुम, करुणालय, ठीक है, शोकोच्छ्वास, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर और कामायनी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसाद जी की नहीं है? तो दीपशिखा नहीं है, दीपशिखा किसी और की है, शायद आपकी महादेवी वर्मा की है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? झरना में बताना है आपको, जो प्रसाद जी लिख गई थी, तो वो थी 24, ठीक है। झरना का पहला संस्करण 1918 में, एक दूसरे संस्करण तथा संस्करण सन 1927 में प्रकाशित हुआ। झरने के तीसरे संस्करण के अंतर्गत जो 1934 में प्रकाशित हुआ, प्रकाशक का निवेदन है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभिक वस्तुतः संग्रह द्वारा ही हुआ था। किंतु झरना के प्रथम संस्करण के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। दूसरे संस्करण में भी, जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गईं, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनुष्ठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में से है, जो पहले 1975 के संस्करण में नहीं थी। आंसू क्या है? तो आंसू जो है आपका, इसमें से कोई नहीं है। आंसू क्या है? तो वीरा है एक,
जिसमें प्रेमी के अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपने आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के समय में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख होता है। पहला प्रिय के शारीरिक सौंदर्य का, दूसरा परिरंभ कुंभ की मदिरा का तथा तीसरा है निश्वास मलय के झोंके का। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं तो बताना है आपको। तो ये है आपका बी, यानी झरना, नीर लहर, ध्रुवसावनी और स्कंदगुप्त। तो ये जो रचनाएं हैं, ये कृतियाँ जो हैं वो प्रसाद जी की हैं। और आप देख रहे हैं कि नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, ये महादेवी की हैं। और झरना, लहर, ध्रुवसावनी, स्कंदगुप्त प्रसाद जी की हैं अर्थात जयशंकर प्रसाद की। परिमल, गीतिका, प्रबंध, पद्य तुलसीदास, ये सब इसका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्य किनका है आपका स्मृत्यानंदन पंत का। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद के नहीं हैं? किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है बताना है आपको। तो सी यानी चारूचंद्र लेख, ये जयशंकर प्रसाद रचना नहीं है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और अन्य तीनों आपके जयशंकर जी की हैं, जैसे कारण कुसुम, ध्रुवसावनी और तितली। आगे है चारूचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मुख्य रचनाएं हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनंत दास का पोथा कोटच, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क इत्यादि। मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण कुसुम, ध्रुवसावनी और तितली जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कारण कुसुम, ध्रुवसावनी और तितली। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वो है आपकी आंगन के पार द्वार। और यामा दीप शिखा निर्जा महादेवी जी की है। तो आंगन के पार द्वार रचना जो है महादेवी की नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अर्थात शॉर्ट में अज्ञेय जी की है। अज्ञेय की अन्य रचनाएँ हैं क्या क्या है? अरि वो करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, पूर्वा सुनहले शैवाल, कितनी नाव में कितने बार, बारात अहेरी, इत्यलम चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इत्यादि। महादेव वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यावा तथा हिमालय। निहार महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य ग्रंथ है जिसमें 47 गीत संकलित हैं। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत स्मृत्यानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। कैसा नाम? बृहत चतुष्टयी। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्होंने शेक्सपियर एवं मंगला पारितोषिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। ये एक कुशल चित्रकार भी थी। कौन? महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, नीरजा ये किनके काव्य संग्रह है पता चल चुका है आपको। तो ये महादेवी जी की है। उपयुक्त पंक्ति निहार की रचना किसने की है? तो महादेवी वर्मा ने की है। महादेवी वर्मा का प्रथम संकलन कौन सा है काव्य संकलन? तो निहार है, ठीक है। उपयुक्त कृति किसकी है? सप्तपर्णा कृति किसकी है? तो आपकी महादेवी वर्मा की है, ठीक है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो जायसी नहीं। जायसी तो है आदिकाल के कवि हैं, सूफी काव्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जायसी जी, निराला, पंत प्रसाद और महादेवी जो ये चारों छायावादी कवि हैं, कवियत्री हैं।
इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है, तो आपको बताना है। इसमें कौन छायावादी कवि नहीं है, तो शिव मंगल सिंह सुमन जी छायावादी कवि नहीं है। चलिए आगे है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है, तो शिव मंगल सिंह सुन नहीं है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है, तो वो हैं महादेवी जी। ठीक है, इनके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति है। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेव वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो व्यथक और अमर साधना में विश्वास करती है। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है। अमरता उसमें मनाती है मरण त्यौहार, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद किसने विरोध किया है, तो वो है महादेव वर्मा। उन्होंने कहा है कि छायावाद क्या है, केवल सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का राग है। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद में कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया है। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो किन्होंने कहा है ये, तो महादेवी, ठीक है ना। महादेव वर्मा ने कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेव वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त है। वे जो अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती हैं, तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार पटना स्वयं को उज्ज्वल दीपक जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद मंगलमय बनाती है। कहती हैं, दुख व्रति निर्माण उन्मदीय अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। आगे है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया, वही समर्पण भाव महादेवी की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। आधुनिक मीरा कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, कुछ की ये पंक्ति है, तो महादेवी जी की है। ये पंक्ति जो है उनकी शीर्षक कविता है जिसका नाम है दुविधा, वहाँ से ली गई है, ठीक है ना। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो कृतिवास रामायण का, ठीक है ना। कृतिवास रामायण के आधार पर निराला जी ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की। निराला जी ने इस कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम का चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया। निराला कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड की कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक लगती है। निराला की कविता राम शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव अधिक है, तो वो है आपका कृतिवास रामायण।
सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ है? तो कौसानी में। पंत जी का जन्म 1900 में तत्कालीन यूपी अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ। इनकी मृत्यु 1970 में इलाहाबाद और प्रयागराज में हुई है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? तो सुमित्रानंद पंत हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक पंत जी हैं। बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त था। पंत जी ने अनेक रचनाएं की। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, वीणा, चिदंबरा, पतझड़, एक भाव, क्रांति, गीत, हंस, हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, समाधिता और ग्राम्य। सुमित्रानंद पंत कृति लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर उनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना सन 1916 में की थी। गिरजे का घंटा किनकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की है। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। किनका? आपका सुमित्रानंद पंत का। ठीक है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध क्या है? तो ग्रामीण परिवेश से है। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो पंत जी हैं। पंत जी की रचना इसमें क्या है? तो गिरजे का घंटा। सुमित्रानंद पंत की रचना इसमें नहीं है, तो वो है परिमल। ये किनकी रचना है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वहीं ग्रंथि, वीणा, पल्लव ये जो है किनकी रचनाएं हैं? सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो वो थी पल्लव। ठीक है ना। तो पल्लव जो है उसमें उनकी कविता परिवर्तन प्रकाशित हुई थी। पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो अरविंद दर्शन से क्या हैं? प्रभावित कवि माने जाते हैं। सुमित्रानंद पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया। फिर भी उनकी कवि रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते पुनः उस क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनमें से कौन कविता अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ कवि इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो वो है पंत जी। ठीक है। सब सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। 49 और 50 में अरविंद दर्शन प्रभावित कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये गलत है। ये इनके छायावादी युग के कवि है ना। ठीक है। और तीनों सही है। पंत जी भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावादी के प्रमुख कवि हैं। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि तथा प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण करते हैं। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान हैं, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव यानी 1928 प्रकाशित हुई पंत जी की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। लोकायतन। ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार राजकुमार। तो वह सुमित्रानंद पंत को। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कहते हैं? तो पंत जी को। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो वह है सुमित्रानंद पंत को। उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंद पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा गया है। इनकी रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। 4 चरण कौन कौन से हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, अंतःचेतनावादी और नव मानवतावादी। छायावादी कविताएं कौन कौन सी इनकी है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा,
पल्लव, गुंजन। वहीं प्रगतिवादी युगांतक कविताएं कौन कौन सी हैं? युगवाणी, ग्राम्या, अंतश्चेतनावादी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। वहीं नव मानवतावादी कौन कौन सी कविता हैं? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अणिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। ठीक है ना। तो ये उनके 4 आपके चरणों में बांटे गए जो कविता संग्रह हैं उनके, और अलग अलग चरण हैं, अलग अलग कविताएं हैं। चंद्र कुंवर बतरवाल का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा। समीक्षक इन्हें हिंदी का कालिदास मानते हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम झलकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? तो वो सांध्य गीत। तो सांध्य गीत की रचना है तो महादेव वर्मा की, और युगवाणी, गुंजन और पल्लव जो है सुमित्रानंद पंत की रचनाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। पंत की रचनाओं का प्रकाशन का दृष्टि से सही क्रम सजाएं। तो पहला है गुंजन, युगांत, ग्राम्य और लोकायतन। गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। निम्नलिखित पुस्तकों में किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव। ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए नगेंद्र ने कहा है कि पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाषा के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितने जागरूक हैं। ठीक है। किन्होंने कहा था? ये नगेंद्र ने कहा था। ठीक है। किसके लिए? तो पल्लव की भूमिका में कहा था। ठीक है। कि वो छायावाद का क्या है? घोषणा पत्र है। कौन? आपका पल्लव। पल्लव मतलब पत्र। ठीक है। पत्र मतलब पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? आपको बताना है। तो डी यानी पल्लव महाकाव्य नहीं है। ये तो क्या है बताइए? तो घोषणा पत्र है आपका। तो और जितने भी हैं, जैसे कामायनी जो प्रसाद रचना है, साकेत जो मैथिली शरण गुप्त की है, और प्रिय प्रवाह जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, ये तीनों जो है आपकी महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। बुरांश कविता के रचयिता कौन है? तो पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत ने कुमाऊनी भाषा में केवल एक कविता लिखी, और वह कविता है बुरांश पर। कुमाऊनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांश में कविता देते हुए कहा कि वहाँ के जेवरों देते हुए वहाँ के जेवरों का क्या किया है? लिखते हुए हो जगह कविता देते हुए लेते हैं। वहाँ के जेवरों का क्या क्या वर्णन किया? किन्होंने? बुरांग कवि ने। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण कौन कहे जाते हैं? निराला जी। हिंदी साहित्य में महाप्राण निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वतंत्रतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्धि गद्य रचनाएँ की हैं प्रसिद्ध। ये चतुरी चमार, बिल्ले सुर, बकरिहा, ये बहुत चतुरी चमार बहुत इम्पोर्टेंट है जो निराला जी ने लिखी है। निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन पर विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की थी। ठीक है। निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में रहे। लखनऊ में गंगा पुस्तकालय का संपादन करने के साथ सुधा का संपादकीय भी लिखा। निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। ठीक है। परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी है। मधुर भाव में अनुप्रमाणित प्रणय गीत भी है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इसकी अत्यधिक सामर्थ्य काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरोज स्मृति है। ठीक है। राम की शक्ति और शोक गीत सरोज स्मृति ये निराला जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना निराला जी ने की। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त ने भी की है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी रचना है? तो निराला जी की। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके निराला जी हैं। अनामिका काव्य किसके काव्य द्वारा रचित किया गया है? तो निराला जी के द्वारा किया गया है।
परिमल कवि किस कवि की रचना है? तो निराला जी की है। गीतिका किन की है? तो निराला जी की है। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो झरना जो है वो निराला की नहीं है और सब निराला की है, गीतिका, परिमल और अनामिका। निराला का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। स्वच्छंदतावादी विचारधारा कवि निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल नामक गाँव में हुआ। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़ा कोल गाँव में था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। ठीक है। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? निराला जी का हुआ है। आगे बढ़ते थे। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में उन्होंने प्रबल विरोध किया। इसका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक व्यक्ति है। 1916 में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्यकारों के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। उसमें प्रणय केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। नई पंक्तियाँ किसकी हैं? बताना है कहाँ से ली गई हैं। प्रतिपल परिवर्तन, व्यूह भेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये किसकी है? बताइए। राम की शक्ति पूजा की है। तो पंक्तियाँ जो है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए अपने धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राजा धर्म के प्रतीक हैं और लक्ष्मण राम जो है धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म के। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई। 1936 में। निराला की लंबी रचना कौन कौन सी है? तो कविता में, ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुक्ता। निराला के उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत। निराला के निबंध कौन है? प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण प्रबंध, पद्य प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि। निराला के अनुवाद कौन कौन सी रचनाएं हैं? आनंद भट्ट, विकर्ष, कृष्णकांत का दिल, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजरानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, रजनी, श्री राम कृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद, राजयोग। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक जो है उनकी लंबी कविता नहीं है, और तीनों जैसे कुकुरमुक्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ये उनकी लंबी कविता है। ठीक है ना। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो प्रकृति के सौंदर्य से है। बादल राग निराला जी का कविता है। बादल राग कविता परिमल से अवतरित है या वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्य ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया। रचनात्मकता ही इसकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन और भिक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन किया गया है वह बादल राग में गर्जन, तर्जन, विप्लव और महाप्रहार में बदल गई। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। बादल राग के रचयिता कौन है? तो वो है निराला जी। धिक जीवन जो पाता ही है, आया है विरोध। भक्ति में किसके जीवन सत्य की व्यक्ति है? तो निराला जी की। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपयुक्त पंक्तियाँ निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से ली गई है। इसमें मौजूद हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराशा का गहरा बोध है। जहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी अनुगूंज को प्रदर्शित किया है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो निराला जी हैं। मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। निराला की कविता का समारंभ मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली उनकी रचना है और यह मुक्त वृत्त है। ठीक है ना।
जो 1916 में प्रकाशित हुई है। मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि के अवरोधक तत्व निशेष हो जाते हैं। निराला के जूही के लिए उदाहरण है मुक्त छंद का। ठीक है, ये मुक्त छंद में कविता लिखी गई है, निराला जी की है, जूही की कली जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो वो है निराला जी की। रबड़ छंद या केचुआ छंद निराला की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद इत्यादि नाम दिए गए हैं। निराला और पंत को मुक्त छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय है। निराला और पंत को मुक्तक छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय जाता है। प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्तक छंद जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वे मुक्त छंद को स्वीकार न कर सके। निराला की अंतिम रचना कौन सी है? तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है किनकी है? निराला जी का। जीवन का जो विष है वो बुझ चुका है। निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है। दिक निर्णय दृंग निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। यह 1961 में लिखी गई है। इस कविता में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसा यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति कविता का संबंध किससे है? तो निराला जी से है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति कवाली कविता का संबंध निराला से है। उनकी यह कविता मुक्त छंद के अंतर्गत वर दे वीणा वादनी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। निराला जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि लिखे हैं। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता निराला द्वारा 1941 में रचित व्यंग्यपरक कविता है जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते से संकलित है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख कृतियां हैं रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब में नई समीक्षा आदि। महादेव वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट यानी विदितात्मक के आगे की चीज़ छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज़ रहस्यवाद है। सेम क्वेश्चन है 81, 82, 83 देखिए कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप जरूर उसको ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन आता है आपका 84 में, छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, किसका कथन है? तो शुक्ल जी का। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि हैं? तो रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। नहीं है पूछा गया ना, तो रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, रामकुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में रामनाथ त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा आदि हैं। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदार मिश्र, प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, फैंटस माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन जोड़ा गया है? तो वह छायावाद। फैंटस माटा का संबंध हिंदी के छायावाद काव्य आंदोलन जोड़ा गया है। रहस्यवाद के अंतर्गत रचनाएं पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती है। इस रूपात्मक आभास के को यूरोप में छाया अर्थात फैंटस माटा कहते हैं। ठीक है, उक्त प्रवृत्तियों का अनुकरण करने के कारण छायावाद का संबंध फैंटस माटा से जोड़ा गया है।
तो हमने जो है छायावाद ख़त्म कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग प्रगतिवाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रयोगवाद पढ़ेंगे, फिर नई कविता पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके आधुनिक काल समाप्त कर लेंगे। आधुनिक काल बहुत बड़ा चैप्टर, देखिए कितना है ना, अभी 4 अभी और पेज है, 10 पेज। चलिए चलता हूँ मैं।